ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले वर्ष मोबाइल फोन और दवा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का विस्तार अब कई अन्य सेक्टर्स के लिए कर दिया गया है। इस श्रृंखला में ताजा कड़ी है फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में पीएलआई को कल कैबिनेट की मंजूरी मिलना। लगभग 11,000 करोड़ रुपए फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई के लिए आवंटित किए गए हैं। शिशिर, पीएलआई योजना क्या है, उसके प्रमुख फायदे क्या है और वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कैसे लाभदायक होगी? जब हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जो उत्पादन कर रहे हो उस उत्पादन की लागत को हम कैसे कम कर सके। लागत को कम करना क्यों जरूरी है? ताकि आप अगर दुनिया के बाजार में अपना सामान बेचने जाते हो तो वो आपका कॉम्पिटिटिव हो सके। अब दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्यों जरूरी है। एक मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देश में हर साल लगभग 2 करोड़ टन गेहूं जो है वो सड़ जाता है, बर्बाद होता है। क्यों बर्बाद होता है? क्योंकि उसके लिए जो हमको फैसिलिटी चाहिए, चाहे वो स्टोरेज की बात हो, चाहे प्रोसेसिंग की बात हो, उन सब में कहीं ना कहीं कमी है। अब देखिए, स्टोरेज के लिए कुछ फैसिलिटीज जनरेट की गई हैं। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम उसका जो भी अनाज है, जो भी फल है, जो भी सब्जी है, उसका हम वैल्यू एडिशन करके प्रोसेस फूड हम कैसे तैयार कर सके। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम का है, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि दुनिया के बाजार में जो भी हमारे यहाँ अतिरिक्त उत्पादन होता है, उस अतिरिक्त उत्पादन से एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम दुनिया के बाजार को दे सके। अब शुरुआती में 4 तरह के प्रोडक्ट चुने गए हैं। एक जो है वो रेडी टू कुक या रेडी टू ईट जिसको कहते हैं, फिर प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, मेरिन प्रोडक्ट्स है और मोज़रेला चीज है। अब इन 4 प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे तो इन 4 प्रोडक्ट के साथ अलग अलग कैटेगरी जुड़ी हुई है। जैसे पहले आप रेडी टू ईट फूड की बात करेंगे तो जो हमारा फूड ग्रेन है, जैसे मैंने आपका वीट का जिक्र किया, इसी तरीके से वीट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, बार्ले हो चाहे ऐसे जो भी प्रोडक्ट है वो इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। फिर अगर आप प्रोसेस फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें, बहुत सारा फल हमारे यहाँ बर्बाद हो जाता है, सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो सुविधा होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है और उसका जिसको कहते हैं बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तीसरा मेरिन प्रोडक्ट, कुछ समय पहले मत्स्य संपदा योजना का ऐलान किया गया था और उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। और चौथा जो मोज़रेला चीज है, क्योंकि हम लोग दूध के मामले में दुनिया के बड़े उत्पादक देशों में से एक हैं, तो जो अतिरिक्त हमारे यहाँ दुग्ध उपलब्ध है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सके, किसानों की आय कैसे हम बढ़ सके, इसका इंतजाम इस स्कीम के जरिए किया जा सकता है। यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि इससे बेनिफिट होगा फार्मर्स को, बहुत फायदा होगा, 2.5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा अगले 6 वर्षों में और 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त निर्यात की बात की गई है। कितना आपको लगता है इम्पोर्टेंट है कि जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया जाए ताकि हम एक ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन पाए, और कितनी संभावनाएं आपको इस दिशा में दिखाई देती हैं? आपने जो रकम का जिक्र किया, जो लगभग 33,500 करोड़ रुपया जो एक अमाउंट जिसका जिक्र किया जा रहा है कि इतने की कैपेसिटी जो आउटपुट है वो हम दे पाएंगे, और लगभग आपने बिल्कुल सही कहा कि 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, 2 चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। एक होता है कि आप सामान तैयार करते हैं और दूसरा ये होता है कि सामान आप बेहतर गुणवत्ता की ज्यादा क्वांटिटी में तैयार करते हैं। पहला पक्ष से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष है, क्योंकि जब आप बेहतर गुणवत्ता का ज्यादा क्वांटिटी में आप देते हैं तो उसकी लागत में जो है वो कमी आती है। अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर आपके पास बेटर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसका जो दाम है वो बाजार में कम कर सकते हैं। तो दुनिया के बाजार में संभावनाएं बहुत हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर कृषि उत्पाद नहीं के बराबर हैं। वो विकसित देश है लेकिन उनके पास कृषि उत्पाद या खाद्यान्न जो है वो पूरी तरह से आयात के ऊपर निर्भर करते हैं। उन देशों को हम टारगेट करते हुए वो सामान वहां पर भेजेंगे तो निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे किसानों को मिलेगा, जिनका उत्पादन होता है लेकिन उस हिसाब से उनको जो कीमत मिलनी चाहिए या उनका जो उत्पादन होता है जिनको बाजार मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। ये एक पहल है जिसके जरिए उन उत्पादों को और उन किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है और बीच में एक कड़ी बनेगी, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जरिए। तो दुनिया के बाजार में मांग है, हमारे पास क्षमता है, दोनों के बीच किस तरीके से संयोग बनाना वो इस स्कीम का सबसे बड़ा। तो
इस योजना के फलस्वरूप आपको क्या लगता है कि जो किसान है उनकी आय के स्रोत का विस्तार भी होगा, एक विविधता आएगी, गैर कृषि उनके पास रोजगार उपलब्ध होंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलेगी, तो इससे आपको लगता है कि जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और एग्रीकल्चरल जो लाइवलीहुड्स है उनमें विस्तार होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स में विस्तार होगा? कृषि में आज केवल एक पारंपरिक व्यवस्था में उत्पादन करना और उसे बाजार में बेच देना काफी नहीं है, बल्कि जरूरत है कि समय के हिसाब से उसमें हम बदलाव लाएं, जो उत्पादन हो रहा है उसमें हम वैल्यू एडिशन करें और साथ ही साथ हम ये सुनिश्चित करें कि एक इकोनॉमी ऑफ स्केल बना रहे, जैसा जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। अब ये जो व्यवस्था है फूड प्रोसेसिंग क्या करता है कि आपकी जो कुछ भी जिसको कहते हैं ना कि बर्बादी को कम से कम करना, तो आप जितना उत्पादन कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। आज कृषि में सबसे बड़ी इस बात की जरूरत है कि आप स्टोरेज के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप करें। हम एक कृषि प्रधान देश रहे हैं काफी समय से, और हमने देखा है कि अभी जो एक संकट के समय से गुजरा देश, उसमें भी जो कृषि क्षेत्र है वो उसमें ग्रोथ अच्छी खासी होती रही। ये जो एक हाई पोटेंशियल सेक्टर है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन तो है लेकिन कई बार उसकी मैनेजमेंट में कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं और वेस्टेज हो जाती है। लगता है आपको कि इस पूरे पोटेंशियल का फायदा उठाने के लिए जो मार्केट है हमारे देश में, बाहर के देशों में एक्सपोर्ट मार्केट जो है सबका फायदा उठाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट हो पाएगा इस सेक्टर में? बिल्कुल। एक आपके पास उदाहरण है अमूल, कितनी बड़ी कंपनी आज बन चुकी है। उसने पूरी तस्वीर बदल करके रख दी दूध के कारोबार का, दूध के व्यवसाय का। हर प्रांत के अपनी अपनी एक यूएसपी है, उस यूएसपी को कैसे इनकैश करना है। देखिए, विदेशी निवेशक भारत में निवेश की संभावनाएं जब तलाशते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बाजार न केवल यहाँ पर बल्कि विदेशों में भी अच्छे खासा संभावना। फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, ऐसे जो प्रोसेस फूड्स है, उसकी काफी ज्यादा गुंजाइश है। कृषि एक ऐसा है जिसका अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बहुत कम है, जबकि 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति उसके ऊपर निर्भर रहती है। तो जब देशी विदेशी निवेशक आएंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे उसका वैल्यू एडिशन होगा, उसका फायदा एक तरफ किसान को भी मिलेगा और दूसरा जो हमारा पूरा जीडीपी है उसको भी फायदा होगा। और आपने एक बहुत अहम बात कही कि इस पूरे मंदी के दौर में हमने कृषि ही इकलौता क्षेत्र देखा। तीनों ही तिमाही में कृषि जो है वो 3% से ज्यादा के दर से बढ़ा है। तो अब जरूरत इस बात की है कि जिस पूरे मंदी के माहौल में जिस क्षेत्र ने आपको बहुत कुछ दिया है, उस क्षेत्र को आप और कितना ज्यादा दे सकते हैं जिससे कि और बेहतरी करे और वैल्यू ऐड करके आपके जीडीपी को बढ़ा। एप्लीकेशंस है उनकी कैसे सिलेक्शन होगी उसके तो अभी ब्यौरा आना बाकी है, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि 2021-22 और 2022-23 में प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सो ये एक ऐसी योजना है जो त्वरित रूप से लाभदायक होगी। आपको लगता है कि इसमें एमएसएमईज भी सामने आएंगे? इसमें एमएसएमई ज्यादा बड़े पैमाने पर आएंगे। जो व्यवस्था अभी इस स्कीम के तहत है उसमें एक पोर्टल बनाने की बात है, जिसको राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल होगा। उसमें उस पोर्टल के जरिए कोई भी कंपनी जो है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मझोली कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, वो आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा एक कमेटी भी है। अब इसका महत्व आप इसी से समझ लीजिए। इस स्कीम की जो मॉनिटरिंग होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर इम्पावर्ड कमेटी जो है, और आप शब्द पे गौर करिए, इम्पावर्ड कमेटी। इम्पावर्ड कमेटी का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपको कोई परेशानी इस समय दिख रही है तो उसके लिए पूरी जो एक प्रक्रिया होती है फैसला लेने की कि आप मिनिस्ट्री, कैबिनेट और फिर उसको नोटिफाई करना, वो सारे के बजाय कम से कम समय में एक इम्पावर्ड कमेटी फैसला कर लेगी और उसके ऊपर काम कर सकेगी। दूसरा एक ये भी बात कही गई है कि अगर कोई कंपनी दूसरे स्कीम का फायदा ले रही है वो भी इस स्कीम में जुड़ सकती है। उसको ये नहीं देखा जाएगा कि चूंकि वो उस स्कीम में जुड़ी हुई है तो इस स्कीम में नहीं आ सकती है। तो एक तरफ आपका फोकस है कि जो आपके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है वो आए, बड़ी कंपनियां भी आए, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फैसला लेने की जो प्रक्रिया है वो त्वरित है, और जब एम्पावर्ड कमेटी होती है तो दिक्कतों को दूर करने में ज्यादा सहूलियत होती है, ज्यादा आसानी। इस विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।